नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर का हम एक बार रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इंडिया में न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देन 1915 में गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आने के बाद जो उन्होंने सत्याग्रह करे थे उन्हें हम मैप एनिमेशन के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम 1919 के रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम 1921 में लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन हम 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम गांधी जी के सॉल्ट मार्च और इस मूवमेंट की लिमिट्स को समझेंगे। फिर हम 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को देखेंगे एंड एट लास्ट हम 1947 में भारत कैसे आजाद हुआ और कैसे लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आई उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठिएगा ताकि आप टॉपिक से कनेक्टेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1914 से, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार चल रही थी। इस वॉर के कारण इंडिया में कई सारी न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन राइज हुई। पहला, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स। दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान लड़ने के लिए डिफेंस में काफी ज्यादा खर्चा किया। कई सारे हथियार और गोला बारूद ब्रिटेन को सप्लाई किए गए, लेकिन इतना खर्चा वे कैसे पे करते? तो इसके लिए उन्होंने काफी सारे लोन्स लिए और काफी सारा पैसा आम भारतीयों से टैक्स इंक्रीज करके वसूला, जैसे कि इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज पर टैक्स लगाकर। सेकंड, 1913 से लेके 1918 के बीच में वॉर के कारण चीजों का दाम आसमान छूने लगा, जिसके कारण लोगों को एक्सट्रीम हार्डशिप का सामना करना पड़ा। विलेजेस से लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्सफुली रिक्रूट किया गया, जिसके कारण लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। 1918 और 1919 के दौरान क्रॉप फेलियर भी हो गया। इंडिया के कई पार्ट्स में फसल खराब हो गई, जिसके कारण फूड शॉर्टेज की समस्या सामने आई और जले में नमक छिड़कने का काम इस दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक और फेमेंस ने पूरा कर दिया। 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 से लेके 13 मिलियन लोगों की जान इस फेमेंस और एपिडेमिक की वजह से गई। पर लोगों को ये उम्मीद थी कि वॉर के बाद उनकी यह मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की चिंगारी धधक उठी और इस चिंगारी को आग देने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। Our next topic is the idea of the सत्याग्रह। दोस्तों, साल 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, जहां से वे सत्याग्रह का हथियार अपने साथ लाए। तो सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया है जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना हो। मतलब अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप उसे अपना दूसरा गाल भी दे दो। यानी अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो और आप सही हो तो आपको वायलेंस की जरूरत नहीं है। आपको जो आपके साथ गलत कर रहा है यानी कि जो ऑपरेसर है उसको यह एहसास दिलाना होगा कि वह गलत कर रहा है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब द ट्रूथ इज बाउंड टू बी ट्रायम्फ, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसी सत्याग्रह के आइडिया को वे मेनली 3 जगह पर इम्प्लीमेंट करते हैं। साल 1917 में गांधी जी चंपारण, जो कि बिहार में लोकेटेड है, वहाँ अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। यहाँ क्या था कि जो ब्रिटिशर थे वे पीजेंट्स को फोर्सफुली इंडिगो यानी कि नील की खेती करने को कहते थे और उन्हें अपने काम का पैसा भी कम देते थे, जिसके कारण पीजेंट्स काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। इसलिए गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और पीजेंट्स को इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया। इसके बाद गांधी जी साल 1917 में गुजरात के खेड़ा में अपना अगला सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। खेड़ा में क्या था कि जो पीजेंट्स थे उनकी जो फसल थी वे मौसम के कारण बर्बाद हो गई थी। साथ ही प्लेग नाम की जो बीमारी थी वे फैल रही थी, जिसके कारण यहाँ की पीजेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए गांधी जी अपने सत्याग्रह के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स करने की मांग करते हैं, जिसमें उनको सफलता भी मिल जाती है। ईयर 1918 में अगला सत्याग्रह गांधी जी ने अहमदाबाद में किया। यह सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस रीजनल सक्सेस के बाद महात्मा गांधी जी ने तय किया कि अब वे एक नेशनल वाइड मूवमेंट लॉन्च करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रॉलेट एक्ट। ईयर 1919 में इन सारी मूवमेंट्स और सत्याग्रह को देख ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट को जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कर देती है। रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवोल्ट और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की बहुत ज्यादा पावर देता था, जहां पे वे किसी भी नेशनलिस्ट लीडर को खाली सस्पेक्शन के बेस पे अरेस्ट कर सकते थे बिना 2 साल की ट्रायल के। यानी आपको 2 साल की जेल दी जा सकती थी बिना आपकी कोर्ट में दलील सुने। इसीलिए इसको ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून के नाम से भी जाना जाता है।
6 अप्रैल 1919 को गांधी जी इसके अगेंस्ट एक पीसफुली हड़ताल करते हैं। इसके लिए कई सारी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई और कई सारी दुकानें बंद हो गई। इस हड़ताल को देख ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे लोकल लीडर्स और नेशनलिस्ट को अरेस्ट करने लगते हैं। और 10 अप्रैल को जब पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर पुलिस फायरिंग कर देती है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाती है, जिसके कारणवश मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है ताकि लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो, जिसपे जनरल डायर को कमांड दे दी जाती है। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब के अमृतसर में लोकेटेड है, वहां लोग बैसाखी का मेला मनाने आए थे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और शायद यह उनकी जिंदगी का आखिरी मेला होने वाला है। तो जब यह जनरल डायर को पता चलता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं तो वह जल्दी ही वहां आ जाता है और बाग के सारे गेट बंद कर देता है ताकि कोई भी व्यक्ति भाग ना पाए। और वह अपनी मिलिट्री द्वारा लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिसके कारणवश बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इस जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर पूरे देश को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसके कारणवश लोगों ने भी पत्थर उठा लिया और वे स्ट्रीट्स पर उतर आए। ब्रिटिशर्स भी उनका ब्रूटल रिप्रेशन करते थे और चारों ओर आगजनी का माहौल था। इन सारे वॉलेंटियर क्लैशेस के बाद महात्मा गांधी जी इस मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं। ऑल्दो रोलर सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन महात्मा गांधी जी और ब्रॉड बेस मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे और तभी खिलाफत इशू भी उठ रहा था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, उसके जो लीडर थे खलीफा, जो कि सारे मुस्लिम के स्पिरिचुअल हेड थे और ब्रिटिशर्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जिसके कारण से यह बात मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं हुई और वे उनके खिलाफ लड़ना चाहते थे। गांधी जी को हिंदू मुस्लिम को एक साथ करने की यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। इसी के चलते मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी भी बनाई गई, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में गांधी जी अदर लीडर्स को भी कन्वेंस कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए विद द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज। नॉन कोऑपरेशन यानी एक ऐसा मूवमेंट जिसमें इंडियंस ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी अपनी बुक हिंद स्वराज में भी लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज विल कम। यानी कि ब्रिटिश रूल इंडिया में केवल इंडियंस के सहयोग से एस्टेब्लिश हुई है और इन्हीं के सहयोग के कारण अभी तक टिकी हुई है। अगर भारतीय सहयोग ना करें तो ब्रिटिश सत्ता एक साल के अंदर गिर जाएगी और स्वराज आ जाएगा। 1920 के दौर में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया। उनका मानना था कि आज़ादी की लड़ाई स्टेजेस में लड़ी जानी चाहिए। पहले उन्होंने सारे टाइटल्स और गवर्नमेंट अवार्ड को त्यागने की बात की और फिर सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल और विदेशी सामान को बाइकआउट यानी बहिष्कार करने को कहा। दिसंबर 1920 के कांग्रेस सेशन के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया जाता है और फाइनली जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो नॉन कोऑपरेशन में लोगों की अलग अलग धारणा थी, लेकिन सब अपने लेवल पे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम बेसिकली 3 जगहों में देखते हैं। पहला है मूवमेंट इन टाउन्स। तो टाउन्स में इस मूवमेंट में मेनली मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस जाना छोड़ दिया और हेडमास्टर और टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दी। फॉरेन गुड्स को लोगों ने बायकॉट कर दिया और उनको जला दिया। साथ ही साथ लोगों ने खादी क्लॉथ भी इस्तेमाल किया। लोगों ने काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया एक्सेप्ट मद्रास की जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके अनुसार काउंसिल में एंटर होना पावर गेन करने का एक तरीका है, जिसकी एक्सेस आमतौर पे ब्राह्मण्स को थी। इसलिए केवल मद्रास की जस्टिस पार्टी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। पर इतने सारे पार्टिसिपेशन के बावजूद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि तब के टाइम पे कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट यानी स्कूल नहीं थे और जो खादी थी वे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इसलिए बाद में सब नॉर्मल हो गया और यह मूवमेंट टाउन्स में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दूसरा पहलू हमें कंट्री साइड्स यानी ग्रामीण इलाकों में दिखता है, जहां पीजेंट्स और ट्राइबल ने पार्टिसिपेट किया था। अवध में बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, उन्होंने पीजेंट्स को लीड किया।
कंट्री साइड में क्या था कि जो पीजेंट्स थे उनको हाई रेंट देना पड़ता था। तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स उनसे बेकार यानी फोर्सफुली कम पैसे में काम कराते थे, इसलिए यह मूवमेंट तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था। इसके लिए लोगों ने नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए, यानी वे तुलकदार और लैंडलॉर्ड को धोबी और नाई जैसी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। अक्टूबर 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ये दोनों मिलकर किसान सभा बनाते हैं, जिसका नाम था अवध किसान सभा। वहीं दूसरी ओर ट्राइबल्स ने गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में गोरिल्ला मूवमेंट को स्प्रेड किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया था, और आपको पता ही है ट्राइबल्स फॉरेस्ट पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। वहाँ उन्हें फ्यूल वुड, फ्रूट्स और कैटल को चराने के लिए जाना होता है, इसलिए ट्राइबल्स गवर्नमेंट को देख काफी ज्यादा नाराज थे। ट्राइबल्स को एक इम्पोर्टेंट लीडर आलूरी सीताराम राजू ने लीड किया था। वे क्लेम करते थे कि वे भगवान के अवतार हैं और उनको गोली मारने पर भी कुछ नहीं होगा। लोग कहते थे कि उनमें लोगों को हील करने की एक स्पेशल पावर है, और वे महात्मा गांधी जी की रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उनका मानना था कि आजादी बिना लड़े हमें नहीं मिलेगी, जिसके चलते बाद में यह मूवमेंट वॉयलेंस में बदल गया और फाइनली 1924 में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, यानी उन्हें मार दिया गया था। वहीं प्लांटेशन फील्ड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लोगों के मन में अलग पर्सपेक्टिव था। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के कारण लोगों को टी स्टेट्स गार्डन छोड़कर वापस जाने की आजादी नहीं थी, और तब उन लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता था, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। अच्छा। जब महात्मा गांधी जी ने स्वराज का कॉल दिया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने को कहा, तो वर्कर्स को लगा कि अब हमें आज़ादी मिल गई है और वे प्लांटेशन फील्ड को छोड़ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनको ब्रूटली सजा दी। भले ही लोगों की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रति अलग अलग धारणा थी, किसी के लिए तुलकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट लड़ाई थी और किसी के लिए प्लांटेशन फील्ड से आज़ादी थी, लेकिन इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बावजूद सबका एक ही मोटिव था, वे था स्वतंत्र भारत और स्वराज। लेकिन ईयर 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस और लोगों के बीच वायलेंट क्लैश हो गया, जिसके चलते गांधी जी को लगा कि लोग नॉन वायलेंस के प्रति ट्रेंड नहीं हुए हैं, इसलिए वे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। अगला मूवमेंट हमारा सीधे 1930 में हुआ, जो कि था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन 1922 से लेकर 1930 के बीच आखिर क्या हुआ? तो इस समय पे जैसे आप देखोगे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। उन्होंने कहा अब तो कोई मूवमेंट तो चल नहीं रहा है, क्यों ना इलेक्शन ही लड़ लिया जाए, इसलिए वे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और स्वराज पार्टी बनाते हैं। इसके अलावा दो फैक्टर्स थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप देते हैं, जिनमें से पहला फैक्टर है इकोनॉमिक डिप्रेशन। दोस्तों, इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर जाती हैं, जिसके कारण पीजेंट्स को कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। दूसरा फैक्टर, ईयर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग सिस्टम को देखने के लिए उनको भेजा जाता है अंडर द कमीशन ऑफ जॉन साइमन। पर यह तो अच्छी बात थी, लेकिन उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए तब इंडियंस का कुछ ऐसा रिएक्शन था, चीटिंग 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 करता है तू। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आई तो लोगों ने गो बैक साइमन के नारे लगाए। उस समय जो वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने सोचा कि इनको डोमिनियन स्टेटस को दे देते हैं और बोलते हैं तुम अपना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, लेकिन तुम ब्रिटेन के अंदर रहोगे। तब हमारे यंग लीडर्स ने कहा नहीं, हम लेंगे तो पूरी आज़ादी लेंगे, और दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में वहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, यानी अब हम पूरी आज़ादी लेंगे। और ये बोला गया कि आगे आने वाली 26 जनवरी को हम आज़ादी पा लेंगे, लेकिन आज़ादी तब हमें नहीं मिली। इसलिए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में वो अपनी 11 डिमांड्स लिखते हैं, जिसमें से एक डिमांड ये भी थी कि सॉल्ट लॉ के ऊपर जो टैक्स है उसे हटा दिया जाए, और उसमें यह भी लिखा था कि अगर हमारी यह डिमांड नहीं मानी जाएगी तो हम 11 मार्च से एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इस लेटर को सीरियसली नहीं लिया, और तब गांधी जी भी चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसलिए 12 मार्च को गांधी जी अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ 250 माइल से ज्यादा साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन डांडी तक अपना सॉल्ट मार्च शुरू कर देते हैं। 6 अप्रैल को वे डांडी पहुंचते हैं और वहां वे नमक उबाल कर दिखा देते हैं और कहते हैं हमने नमक बना लिया और टैक्स भी नहीं दिया, और आज से हम कॉपरेशन भी हटाएंगे और डिसोबी भी करेंगे। वैसे सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक अंतर है।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का कहना था कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट सिविल डिसोबीडियंस में हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और उनके लॉस को भी डिसोबे करेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस में हम उनके कानूनों को भी तोड़ेंगे, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने सॉल्ट को बनाकर करी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद ही कॉलोनियल लॉस को भी तोड़ दिया गया और फॉरेन क्लॉथ्स को भी बाइकआउट कर दिया। साथ ही साथ पीजेंट्स ने चौकीदारी टैक्स देने के लिए भी मना कर दिया था। तो ब्रिटिश सरकार को इसके चलते गुस्सा आ जाता है और उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और महात्मा गांधी जी भी खुद अरेस्ट हो गए थे, जिसके चलते लोगों ने भी अपना आपा खो दिया और मूवमेंट वॉलेंट टर्न आउट हो गया। इसी कारण मूवमेंट दोबारा कॉल ऑफ कर लिया जाता है। इसके चलते 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसमें गांधी जी ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की मांग करी थी, और इस पैक्ट में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कंसल्ट होता है। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाकर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, लेकिन जब वे इंडिया वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि काफी सारे लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफर खान, इनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो कांग्रेस पार्टी थी उसको भी इलीगल ठहरा दिया जाता है। इसके चलते गांधी जी कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए गांधी जी 1934 में दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की कोशिश करते हैं, पर यह मूवमेंट 1 साल के अंदर अंदर ही अपना मोमेंटम खो देता है और फाइनली 1954 आते आते यह मूवमेंट बंद हो जाता है। अब हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। इस पार्टिसिपेशन को हम मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है रूरल एरियाज एंड सेकंड अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में हम पहले रिच पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन देखेंगे। रूरल एरियाज यानी गांव में गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स जैसे अमीर किसानों ने पार्टिसिपेट किया। ये लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे, लेकिन जब मार्केट में ट्रेड डिप्रेशन के कारण प्राइसेस गिर जाते हैं तो उनकी इनकम काफी कम हो जाती है, जिसके कारण वे टैक्स पे नहीं कर पाते हैं और सरकार ने भी टैक्स कम करने से मना कर दिया था। इसके कारण वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। 1931 में जब मूवमेंट को रोक दिया जाता है बिना टैक्स रेट को कम किए, तो इन किसानों को काफी ज्यादा निराशा होती है। इसलिए जब 1932 में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से शुरू करते हैं तो लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। उनका मानना था कि ये क्या चल रहा है, कभी गांधी जी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं और कभी खुद ही स्टॉप कर देते हैं। इसलिए 1932 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ तो इन लोगों ने दोबारा पार्टिसिपेट नहीं किया। वहीं दूसरी कैटेगरी गरीब किसानों की है। गरीब किसान भी इस मूवमेंट में शामिल हुए, लेकिन उनका फोकस सिर्फ टैक्स कम करवाने में नहीं था। वे लोग जमीन पर काम करते थे जो उन्होंने लैंडलॉर्ड से रेंट पर ली थी। डिप्रेशन के टाइम पे जब उनकी इनकम कम हुई तो उनको रेंट देना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते वे रेंट माफ करने की मांग करते हैं। इसलिए वे लोग सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे रिच पेरेंट्स और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जाकर उनसे रिलेशन खराब किए। इसलिए गरीब किसान और कांग्रेस के बीच रिलेशन कभी भी क्लियर नहीं हुआ। पार्टिसिपेशन का दूसरा पार्ट हमें अर्बन यानी शहरों में दिखता है। यहाँ मेनली इंडस्ट्रियल ओनर्स और वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। पहले हम इंडस्ट्रियल ओनर्स का पार्टिसिपेशन देखेंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की क्या प्रॉब्लम थी कि इनको जो है फॉरेन गुड्स से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था, और ये फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इनकी बिजनेस एक्टिविटीज पर भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। इसके चलते ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और इन्होंने FICCI नाम की एक फेडरेशन भी बनाई थी। बड़े उद्योगपति जैसे पुरुषोत्तम दास और GD बिरला ने ब्रिटिश सरकार के इंडियन इकोनॉमी पर कंट्रोल के खिलाफ आवाज उठाई थी, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने उसका समर्थन किया और उन्होंने इसके लिए पैसे भी दिए थे, और उन्होंने भारत से बाहर के माल को न खरीदने का भी फैसला किया। वर्कर्स ने भी मूवमेंट में हिस्सा लिया, लेकिन कम लोग थे। कुछ जगह जैसे नागपुर, वहां वर्कर्स ने फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया और अपने राइट्स के लिए फाइट किया। लेकिन कांग्रेस ने वर्कर्स की डिमांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उनको लगता था कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इसको देखकर नाराज हो जाएंगे। अर्बन एरियाज में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर था। औरतों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी के कॉल पर वे घर से बाहर आई और उन्होंने नमक बनाने के प्रोटेस्ट में भी वे शामिल हुई। वहीं भगत सिंह और उनके साथियों ने सोचा कि नॉन वायलेंस से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट नहीं जीती जा सकती, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी यानी कि HSRA बनाई और कुछ बोल्ड एक्शन लिए।
अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ऑल्दो वो बम ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन वे किसी की जान लेना नहीं चाहते थे। वे सिर्फ लोगों के कान खोलना चाहते थे कि हमें आजादी के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। वे समाज में आजादी के प्रति एक नई लहर लाना चाहते थे। और बम फेंकने के बाद वे वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने ब्रेवली खुद को अरेस्ट करने दिया और जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति इंसान के लिए एक नेचुरल राइट है और फ्रीडम सबके लिए जन्मसिद्ध अधिकार है। इस क्रांति के लिए हमने अपनी जवानी को भी कुर्बान कर दिया, क्योंकि इस महान कॉज के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं है। हम खुश हैं और क्रांति का इंतजार कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। कुछ ऐसे शब्द थे भगत सिंह के। 23 मार्च 1931 भारतीय इतिहास का वह सबसे ऐतिहासिक दिन। इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय इतिहास के क्रांतिकारी वीर जैसे कि भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी, जिसके चलते लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, जब हम स्वराज यानी कि सेल्फ रूल की बात करते हैं तो सभी लोग एक जैसे नहीं सोचते थे। कुछ लोग जैसे कि दलित्स, जो पहले अनटचेबल्स कहलाते थे, उनको लगता था कि कांग्रेस उनकी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि वे हायर कास्ट हिंदूज को ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं की गई तो स्वराज 100 साल तक नहीं आएगा। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे कहा और उनके लिए सत्याग्रह किया ताकि वो मंदिर जा सकें। साथ ही साथ गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किए ताकि सफाई कर्मचारियों की इज्जत हो। उन्होंने अपर कास्ट से भी कहा कि वे अपने दिल बदलें और अनटचेबिलिटी को छोड़ें। लेकिन कई दलित लीडर को लगता था कि उनकी समस्याओं का हल अलग तरीके से होना चाहिए। उन्होंने अपने लिए अलग सीट्स और इलेक्टोरेट्स की मांग की ताकि वे खुद अपने लीडर्स को चूज कर सकें और उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी 1930 में दलित्स को एकजुट किया और गांधी जी से अलग इलेक्टोरेट्स की मांग की। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी यह मांग मान ली तो गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। उनका मानना था कि अलग इलेक्टोरेट से दलित्स का इंटीग्रेशन स्लो हो जाएगा। बाद में अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित्स को रिजर्व सीट मिली, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट के वोट से। तभी आप देखते होंगे कि आज भी SC/ST इन कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा एक्टिव नहीं थी। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद कई मुस्लिम्स को लगा कि कांग्रेस इनको इग्नोर कर रही है और हिंदूज ग्रुप से ज्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फिर से अलायंस बनाने की कोशिश की, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को कई सारे लेकर डिफरेंस थे। तो मुस्लिम के एक पॉपुलर लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इनकी बात नहीं सुनी। इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ तब मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग रीजन्स से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। कुछ लोगों को लगता था कि उनकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में है, तो कुछ लोगों को लगता था कि कांग्रेस उनकी बात नहीं सुन रही है। ये सब बातें हमें बताते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में हर एक ग्रुप का अपना अपना स्ट्रगल था और वे अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब है कि हम सब लोग एक ही ग्रुप या कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जब देश के लोगों को लगता है कि चाहे वे किसी भी रिलीजन, रीजन या लैंग्वेज से क्यों ना हो, वे सब एक ही देश के नागरिक हैं और उनमें एकता है, तो वह सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कहलाता है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इंडिया में लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई। तो यह सब कल्चर, फोक टेल, स्टोरीज, फ्लैग और पूरी कंट्री को भारत माता के रूप में विजुलाइज करने से आई। जैसे जर्मनी और फ्रांस की एलोगरी थी जर्मेनिया और मेरियाने, उसी तरह भारत की भारत माता थी। भारत माता की इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। उन्होंने 1870 में वंदे मातरम लिखा था, जो कि देश के लिए एक गीत था। ये गीत उनकी नोवेल आनंद मठ में भी आया और बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे भी गाया गया था। इस मूवमेंट से प्रभावित होकर अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की फेमस पेंटिंग भी बनाई थी, जिसमें भारत माता को एक साध्वी की तरह दिखाया गया था, शांत, पवित्र और आध्यात्मिक। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस फोक टेल्स यानी कि लोक कथाएं सुनाने से भी आई। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेट्स, नर्सरी राइम्स और मिथ्स इकट्ठा किए और फोक रिवाइवल के लिए लीड किया।
मद्रास में नीतिशा शास्त्री ने फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया भी पब्लिश करी। साथ ही साथ 1921 में गांधी जी स्वराज फ्लैग भी डिजाइन करते हैं, जिसके चलते लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आती है। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया था और तब पूरा देश यूनाइट हो गया था। इसी के चलते फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।